नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 25 फरवरी है। आज हम 25 फरवरी के इतिहास के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका कि दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है आज ही के दिन महात्मा गांधी की पत्नी, जिनका नाम कस्तूरबा गांधी था, 1944 में इनका निधन हो गया था। इनका जो निधन हुआ था, जो पूना का एक आगा खा पैलेस है, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जितने भी भारत में फ्रीडम फाइटर थे, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे, सभी को कारागार में डाल दिया गया था। क्योंकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बड़ा ही उग्र था। ये कहाँ से शुरू हुआ था तो आपको पता है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के एक ग्राउंड है जिसका नाम है ग्वालियर टैंक ग्राउंड, वहीं से शुरू हुई थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी का भाषण के साथ, और इसी भाषण के दौरान जो है गांधी जी ने आह्वान किया था कि करो या मरो, या फिर डू और डाई। तो इसी के बाद इनको जो है कारागार में डाल दिया गया था, गांधी जी को भी, और उसी के एक दिन बाद यानी 9 अगस्त को कस्तूरबा गांधी को भी। और उसी के दौरान इनका जो है कारावास में ही, आगा खा पैलेस में ही इनकी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इनसे पहले, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु से कुछ दिन पहले, गांधी जी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनका निधन हो गया था। और उनके निधन से कहा जाता है कस्तूरबा गांधी काफ़ी व्यथित थी, और उसी के बाद से इनका जो है तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगा, और अंततः 22 फरवरी 1944 को इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1869 को हुआ था। गुजरात का जो काठियावाड़ इलाका है, उसका जो पोरबंदर, काठियावाड़ इलाके में पोरबंदर नामक जगह पे, आपको पता है गांधी जी का जन्म भी यही इसी इलाके के आसपास हुआ था। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि गांधी जी की पत्नी जो है गांधी जी से लगभग 5-6-7 महीने बड़ी थी। यहाँ पे एक जो है इंटरेस्टिंग ये है आप कि जो है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले तो छोड़िए, अभी भी ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि वाइफ का उम्र जो है हस्बैंड से ज़्यादा हो। और पहले तो और बहुत फासला होता था जब बाल विवाह होता था। हस्बैंड 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल का फासला हुआ था। लेकिन उस समय एक जो है इंटरेस्टिंग देख सकते हैं, हालांकि ये इनका भी बाल विवाह के ही शिकार थे, क्योंकि उस समय प्रथा ही ऐसी चलती थी। कस्तूरबा गांधी जब मात्र 6 साल की थी तब इनका एंगेजमेंट कर दिया गया था महात्मा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी, इनको गांधी तो टाइटल बाद में मिला, लेकिन इनका जो ओरिजिनल टाइटल था वो मकंजी टाइटल था। इनके पिताजी का नाम गोकुल दास मकंजी था। और कस्तूरबा गांधी का जो पूरा नाम था वो कस्तूरबा बाई मकंजी, मकंजी इनका टाइटल और नाम इनका कस्तूरबा बाई था। बाद में गांधी जी इनको जो है कस्तूरबा कस्तूरबा करके बुलाती थी। और इनको जो है बा के नाम से ये फेमस हैं। इनको जितने मिलने जाते थे, जैसे गांधी जी तो बापू ही थे, उनको तो सब बापू ही कहते थे, उसी तरह से कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से सब जानते थे, उसी के नाम से ये फेमस थे। 6 साल में इनका जो सगाई हो गया, एंगेजमेंट हो गया, और 13 साल की उम्र में दोनों का शादी हो गया। इन गांधी जी और कस्तूरबा से दोनों जो है 4 बच्चे इनके थे। 1988 में जो है गांधी जी भारत से प्रवास कर गए, इंग्लैंड चले गए। उसके बाद फिर भारत आए, इंग्लैंड गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। उसके बाद 1996 में फिर से गांधी जी जब जब इंग्लैंड गए थे तो गांधी जी अकेले गए थे, कस्तूरबा गांधी भारत में ही थी। लेकिन 1996 में जब अपना वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए थे, वकालत सीखने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, और 1996 में जब आए और फिर साउथ अफ्रीका वकालत करने गए, तो उस समय गांधी जी के साथ कस्तूरबा भी गई थी। और गांधी जी वहाँ गए थे तो वकालत करने, लेकिन वहाँ समाज सुधार, वहाँ जब अंग्रेजों का टॉर्चर देखे तो फिर इनका जो है ट्रैक ही चेंज हो गया।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि गांधी जी के साथ जब कस्तूरबा गांधी साउथ अफ्रीका में थी, तो उस समय एक 1913 में एक एक्ट पारित किया गया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी उस समय पूरी तरह से अंग्रेजों के ही अंदर था। एक एक्ट पारित किया गया था, मैरिज एक्ट, जिसके अंतर्गत जो क्रिश्चियन परंपरा है, जो ईसाई परंपरा है, उसके अलावे जितने भी विवाह होते थे उनको अवैध करार दे दिया गया। और इसके विरोध में जो है, ऐसा कहा जाता है, गांधी जी जो है आंदोलन किए, और उस आंदोलन में गांधी जी का साथ पहली बार जो है पब्लिकली रूप से कस्तूरबा गांधी भी आई। और सिर्फ बाहर आई नहीं, वहाँ के जो लोग थे उनका साथ दिया, और उसी दौरान इनको पहली बार जेल भी जाना पड़ा। और जेल में जाकर जो है, कहा जाता है कि बहुत बुरा बर्ताव किया गया। जो खाना दिया जाता था बहुत दयनीय किस्म का खाना होता था, नॉन एडिबल होता था, और उसको खा ही नहीं सकते थे इस तरह का। जब खाना रिजेक्ट कर दिया गया, खाना इन्होंने खाने से मना कर दिया, तो फिर फल उपलब्ध कराया गया, लेकिन इतना सीमित मात्रा में था कि जो है पूर्ति नहीं होता था। तो कहा जाता है कि जब जेल से रिहा हुई थी कस्तूरबा गांधी, तो जो है इनका शरीर जो है बड़ा ही दुर्बल, सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ ढांचा ही बच गया था। बाद में जब आई भारत लौट करके 1915 में गांधी जी जब भारत आए, उसके बाद गांधी जी भारत भ्रमण करते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली हुआ, उसके बाद खेड़ा हुआ, और उसके बाद पहला सत्याग्रह जो हुआ था जो 1920 में, जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंत हो गया कब? 1922 को, 1922 को खत्म हो गया। आपको पता होगा, चौरा चौरी कांड हुआ था फरवरी में उत्तर प्रदेश में। उसके बाद गांधी जी इसको वापस ले लिए इस आंदोलन को। और गांधी जी वापस जब ले लिए, तो उसी दौरान गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, और भारत में पहली बार उसी दौरान कस्तूरबा गांधी को भी जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया था, जो वर्तमान में पुणे में है, और कस्तूरबा गांधी को साबरमती जेल में रखा गया था। और इसके अलावे भी ऊपर में हम लोग देखें कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, तो गांधी जी का एक मोरल सपोर्ट के रूप में, एक नैतिक सहारे के रूप में हमेशा कस्तूरबा गांधी गांधी जी के साथ दिए। जो दूसरा है आज का, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। आप लोग को पता होगा कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका आज ही के दिन यानी 22 फरवरी 1958 को इनका निधन हो गया था। मौलाना अब्दुल कलाम एक्चुअली में, इनका जो जन्म हुआ था अरब कंट्री में हुआ था, और वहाँ से फिर ये जो है कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता में रह कर के इन्होंने पढ़ाई की, और यहीं पे जो है बहुत सारा राइटिंग करना शुरू किए, कविता भी लिखते थे, जर्नलिज्म भी शुरू की, और बाद में ये जो है गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। तो मौलाना अब्दुल कलाम का जन्म 1888 में हुआ था। 1888 के बाद सीधे बहुत कम उम्र में ही ये भारत चले आए थे। और उसके बाद जो है 90, आपको पता है 1914 से लेकर के 1918-19 तक जो चला था प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध जब ये खत्म हुआ, उसके बाद ये भी आपको जानकारी होगी कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और जो खलीफा हुआ करता था मुसलमानों का, उसको समाप्त कर दिया गया। तुर्की खलीफा जिसको कहते थे, जिनको कि विश्व के जितने मुसलमान थे सब उनको अपना अग्रदूत मानते थे, उनका कहा हुआ सब मानते थे। एक तरह से वो नेता, मुसलमानों का नेता हुआ करता था खलीफा, और उसी को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। तो वहां भी वही इंग्लैंड लड़ रहा था जो भारत में इंग्लैंड शासन कर रहा था। तो उसी समय 1919 में एक आंदोलन भारत में चला था, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। आप लोग को पता होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है मौलाना अब्दुल कलाम गांधी जी के कांटेक्ट में आए, गांधी जी से संपर्क में आए, और उसके बाद गांधी जी के जो है परम भक्त बन गए। और इनको जो है हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अग्रदूत भी माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि इनसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना
जो कि लीड कर रहे थे उस समय मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता हो गए थे। आपको पता है मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। तो अब तक जो है वो जो है मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर में आ गया था। हालांकि ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे ये मुस्लिम लीग से कांटेक्ट नहीं रखते थे, और ये शुरुआत उसी समय से गांधी जी और गांधी जी के बाद जो है कांग्रेस के संपर्क में आ गए थे। तो इनको पायनर ऑफ हिंदी मुस्लिम यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जिनको माना जाता था, बाद में वही मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुस्लिम के बीच कटुता उत्पन्न करने का कोई भी हद उन्होंने नहीं छोड़ा, और अंततः अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। इनको पहली बार 1920 में यही खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है इनको गिरफ्तार किया गया था और रांची में रखा गया था। 1923 में पहली बार ये जो है कांग्रेस की जो सेशन हुआ करती थी, एनुअल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आपको पता है हर साल उसके स्थापना यानी 1885 से ही भारत के अलग अलग शहरों में कांग्रेस की सेशन हुआ करती थी, अधिवेशन हुआ करता था, जिसको कांग्रेस अधिवेशन के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगहों पे इसलिए होता था क्योंकि कांग्रेस को एक पैन इंडिया पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी बनाया जाए, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो और अलग अलग समुदाय से अलग अलग वर्ग के लोग उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते थे। तो 1923 में जो है मौलाना अब्दुल कलाम बॉम्बे में कांग्रेस की जो अधिवेशन थी उसका अध्यक्षता किए थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, ये कांग्रेस के यंगेस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, यानी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे 1923 में कांग्रेस के बने। 1940 से 45 के दौरान ये आपको पता है ये दौर जो है पूरी तरह से जो है अव्यवस्था का दौर था, मिसमैनेजमेंट या फिर कहिए केओस जिसको कहता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद जो भारत में चुनाव हुआ था, और चुनाव में बहुत सारे प्रांतों में, मैक्सिमम प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन कांग्रेस से अनुमति लिए बिना अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, और उसके विरोध में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। उसी त्याग पत्र को जो है जब कांग्रेस जिस दिन त्याग पत्र दी थी उसी को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाई। ये 1939 यानी 1939 की बात है। और उसकी के बाद से 40 से शुरू हो जाता है निगोशिएशन। कांग्रेस कहती है कि हमको जो है आज़ाद कर दीजिए, और अंग्रेज कहता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है 1920 में, 1942 में असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन। तो नेतृत्व जो है एनुअल सेशन कांग्रेस का नियमित रूप से नहीं हो पा रहा था। तो इस दौरान भी 1940 से 45 के दौरान भी जो भारत के कांग्रेस के चेयरमैन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी। यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत को जब आज़ाद हुआ, भारत में जब संविधान स्थापित हुआ, और आपको पता है 1951-52 में 1951-52 में पहली बार आम सभा चुनाव हुई थी। उसी आम सभा चुनाव में रामपुर कंस्टिट्यूएंसी जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस या वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी से ये जो है एमपी बन कर के आए, और इनको पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। देखिए इनकी योग्यता तो थी ही, उसके अलावे जो है भारत सरकार का चूंकि जब विभाजन हुआ था तो भारत एक सेक्युलर कंट्री के रूप में बना था। घोषणा तो पाकिस्तान भी किया था, लेकिन सबको पता था कि पाकिस्तान जो है सेक्युलर होने वाला नहीं है। सेक्युलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष कंट्री। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को, धर्मनिरपेक्ष का हालांकि 2 मतलब होता है, एक पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष और एक निगेटिव धर्मनिरपेक्ष। और यहाँ पे सेक्युलर का मीनिंग भी 2 होता है। सेक्युलर का एक मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष और एक और मीनिंग होता है पंथ निरपेक्ष। तो इसका अगर अर्थ समझे तो एक अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि
सरकार को किसी भी धर्म से कोई मतलब है ही नहीं, यानी सरकार रिलीजन से परे है, सरकार को रिलीजन से कोई लेना देना है ही नहीं। और दूसरा मतलब होता है कि सरकार को किसी एक धर्म नहीं, सरकार को हर धर्म से मतलब है, सरकार को हर धर्म को उतना ही इम्पोर्टेंस देता है। तो यह है सेक्युलरिज्म का। तो भारत एक सेक्युलर कंट्री था, तो उस समय जो है हर तबके से लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिले जो कैबिनेट में जो मंत्रालय होता है। तो उस दृष्टिकोण से भी इनको जो है शिक्षा मंत्रालय जो एजुकेशन पोर्टफोलियो है वो प्रदान किया गया। इनके रहते हुए भारत में जो कुछ इम्पोर्टेंट किया लिया गया उस समय जो है, आप आज नाम सुनते होंगे ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिसका कि कंट्रोलिंग बॉडी होता है AICT। उसके बाद UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका स्थापना 1922 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1952 में UGC जो भारत में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनको कंट्रोल करती है, यही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमेटी के अनुशंसा पे ये स्थापित किया गया था। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी 1952 में, संगीत साहित्य अकादमी 1954 में और ललित कला अकादमी 1954 में। और इसके बाद स्थापना इन सबों का किया गया इनके कार्यकाल में। और भारत रत्न इनको पोस्ट ह्यूमसली यानी कि मरणोपरांत प्रदान किया गया, कब? 1992 में। नेक्स्ट जो आज है वो है आज के दिन जन्म हुआ था अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म हुआ था, कब? 1732 में। यहाँ पे कंफ्यूजन है, 1732 और 31 दोनों माना जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कब हुआ था, लेकिन क्या इनके बारे में जानना क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अमेरिका में जब अमेरिकन क्रांति हुई, वहाँ के लोग जब आपको पता है जैसे भारत पे अंग्रेजों का इंग्लैंड का शासन था, उसी तरह से अमेरिका में भी इंग्लैंड का ही शासन था, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर था। भारत में जो शासन, पहले तो भारत का एरिया बहुत ज़्यादा था, पूरे एरिया पे भारत का शासन, हालांकि इस समय तक 1776 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन रिवॉल्यूशन यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत होता है। अब उससे अगर आप तुलना कीजिएगा भारत में, तो 1764 का बक्सर युद्ध होता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरह से यहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन पूरी तरह से जितने लोकल यहाँ के रूलर्स थे वो अभी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नहीं आई थी। ठीक उसी तरह का सिचुएशन था अमेरिका में, लेकिन अंतर ये था कि जो ये भारत में यहाँ के लोकल लीडर्स के, लोकल रूलर्स के अगेंस्ट जो अंग्रेज लड़ाई कर रहे थे, वहीं अमेरिका में उन लोगों के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था इंग्लैंड, जो कि कभी न कभी पहले 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड से ही वो लोग अमेरिका गए थे और अब जाकर के वो वहाँ सेटल हो गए थे। अमेरिका के लोकल लोग वो नहीं थे जिन्होंने इस अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो लड़े, वो वहाँ के नेटिव लोग जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है वो नहीं थे। ये लड़ाई लड़ा गया इंग्लैंड से ही जो पहले प्रवास कर गए थे उन लोगों के द्वारा, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अब हम जो है अमेरिका में ही रहेंगे और हमारा घर अब अमेरिका ही है। तो 4 जुलाई 1776 को ये शुरू हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? यही जॉर्ज वाशिंगटन। इनका जन्म 1732 में हुआ था और एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। वर्जीनिया एक जगह है अमेरिका में, अभी वर्जीनिया एक प्रांत भी है अमेरिका में, जैसे टोटल 50 प्रांत है उसी में से एक वर्जीनिया प्रांत भी है, वहीं पे इनका जो जन्म हुआ था। इनके पिताजी के पिताजी यानी इनके दादा इंग्लैंड से प्रवास किए थे अमेरिका में। उसके बाद इन्होंने अपने बचपन के दौरान ही सैन्य ट्रेनिंग लिया, घुड़सवारी किया, तलवारबाजी सीखा, और उसके बाद इनको जो है एक छोटे से 500 सैनिकों के रेजिमेंट का एक जो है मुखिया बना दिया गया।
और वहीं से इनको ये जो है अपना ताकत गार्नर करना शुरू किए, जमा करना शुरू किए। और उसके बाद जब आता है रिवॉल्यूशन की बारी 4 जुलाई 1976 को, तो ये जो है लीड करते हैं। और फाइनली 1783 में पेरिस की संधि के दौरान, पेरिस की संधि के तहत जो है अमेरिका स्वतंत्र होता है। और 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, अमेरिका का संविधान लिखा जाता है, जो कि विश्व का पहला लिखित संविधान बनता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत में लिखा गया। उस समय जो अमेरिका में थे 13 स्टेट्स थे, 13 राज्य थे। इन लोगों ने 13 राज्य वाले जो लोग थे, और ये ध्यान रखिए अमेरिका का अगर नक्शा आपके दिमाग में हो तो ये सारे 13 राज्य जो थे ये अमेरिका के पूर्वी इलाके में थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में, ये जो इलाका देख रहे हैं यही सारे इलाके में ये जो है क्रांति हुआ था बाद में। और इन्हीं लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग संयुक्त रूप से रहेंगे और एक स्टेट बनाएंगे, सेंट्रल जो इसका मशीनरी होगा रूल करने के लिए, जिसका नाम दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका। ये किस तरह का स्टेट है? तो फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट का मतलब सेंटर का पावर होता है अलग पावर, और स्टेट का अलग पावर। ये कभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1732 से 1799 इनका पीरियड है। 1789 में इनको पहली अमेरिकन प्रेसिडेंट घोषित किया गया। वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने इनको अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनने के लिए आमंत्रित किया। और आज जैसा कि आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का पीरियड कितना होता है? 4 साल का होता है। पहली बार बने, उसके बाद दूसरा बार 1789 से लेकर के 1793 तक, और फिर 93 से लेकर के 1797 तक 2 टर्म वहां के राष्ट्रपति बने। तीसरे टर्म के लिए भी इनको मान मनोवल किया जा रहा था कि आप ही बनिए, लेकिन इन्होंने स्वयं से त्याग पत्र दे दिया। अब ठीक इससे थोड़ा तुलना कीजिए भारत में। भारत के भी कभी कभी इसका तुलना किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन सिर्फ एक मायने में ही तुलना कर सकते हैं कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के पास जितना पावर है वही पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी है। लेकिन अगर बैकग्राउंड देखिए तो कहीं कोई नहीं मिला, जॉर्ज वाशिंगटन और नेहरू जी में है। आप यहाँ पे देखिए इन्होंने जहां अपना पद त्याग दिया 2 टर्म के बाद, नेहरू जी लगातार 15 साल प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद चौथे टर्म भी जीते। और चौथे टर्म में भी इन्होंने प्रधानमंत्री अपना पद जो है, इनको इतना मोह था कि त्याग नहीं किए। इनको शायद लगता था कि इनके कैबिनेट में कोई और योग्य नहीं है, कोई लोग योग्य नहीं है, इसीलिए तो ये नहीं दिए। उसके बाद तीसरे टर्म में भी 1 साल ये प्रधानमंत्री रहे, 16 साल। उसके बाद 1964 में जब इनकी मृत्यु हो गई, तब जाकर के मृत्यु के साथ ही प्रधानमंत्री पद से भी हटे। तो यहाँ इनका लोभ दिखता है। दूसरा, जॉर्ज वाशिंगटन का जो बैकग्राउंड है और मिलिट्री बैकग्राउंड है, भारत नेहरू जी का उस तरह का किसी तरह का बैकग्राउंड नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू को हटे नहीं थे, वो मृत्यु के बाद हटे, और मृत्यु ही हो गया तो हटने का फिर कहां से संभावना आता है। और उसके बाद आपको पता है गुलजारीलाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, और फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है कि आज ही के दिन 22 फरवरी 1819 को अमेरिका जो है फ्लोरिडा नामक एक राज्य है अभी, उसको स्पेन से खरीद लिया था $50,000 में। उस समय का जो अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट कह सकते हैं, क्योंकि $50 लाख में। आप फिगर में देख सकते हैं, ये मैप के जरिए, ये जो रेड है यही है फ्लोरिडा। और यहाँ पे ये जो निचला, इस फ्लोरिडा का निचला जो पोर्शन है, यहीं पे है वर्ल्ड फेमस मियामी बीच। आप मियामी बीच का बहुत बार नाम सुने होंगे, यहीं पे है मियामी। ये जो है किसके अंतर में था? पहले स्पेन, चूंकि इंग्लैंड, जितने यूरोपियन कंट्री थे सारे कॉलोनियल कंट्री थे, सारे जो है औपनिवेशिक कंट्री थे। जो है स्पेन का दबदबा लैटिन अमेरिका और मैक्सिको तक था, और ब्रिटेन पूरी तरह से जो है एशिया महाद्वीप में, और आपका अफ्रीका में था। अफ्रीका को तो सारे लोग जो है तरबूजे की जैसा बांट लिए थे।
तो उसी में ये जो है फ्लोरिडा, ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है, देख सकते हैं इसका मैक्सिमम जो एरिया है वो समुद्र से लगा हुआ है। तो इसको खरीद लिया था अमेरिका ने। ऐसे बहुत तरह का खरीद बिक्री पहले हुआ करता था। ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ही जो है मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, ये देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इससे जुड़े और कुछ तथ्य देख लेते हैं कि अमेरिका या भारत में कौन कौन खरीद बिक्री इस तरह का हुआ। तो ये जो खरीद हुआ एक ट्रीटी के तहत हुआ था, एडम्स ओनिस ट्रीटी जिसको कहा जाता है। इसको या ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रीटी या फ्लोरिडा ट्रीटी, इन तीनों ट्रीटी के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में इसी तरह का एक घटना हुआ था, बॉम्बे, जो बॉम्बे द्वीप है उस समय द्वीप हुआ करता, आइलैंड हुआ करता था। तो इसको जो है पहले पुर्तगाल के अंदर में था, पुर्तगाल इसका कब्जा था इस पे। तो पुर्तगाल की एक रानी जो महाराजा थे और उनकी जो बेटी थी कैथरीन बेगेंजा उसका नाम है, उसका शादी हुआ इंग्लैंड के राजकुमार से। तो पुर्तगाल के राजा ने बॉम्बे को, सोचिए कि जो है दहेज के रूप में दे दिया किसको, इंग्लैंड को। और इंग्लैंड ने फिर इसको लीज पे मात्र 10 या $15 प्रति वर्ष के लीज पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस तरह से बॉम्बे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में आ गया। उसी तरह से जो अलास्का का पोर्शन है, यहाँ से देखिए, ये मैप में देखिए, ये अलास्का है, ये किसी भी तरह से अमेरिका से जुड़ा हुआ नहीं है। एक्चुअली में अलास्का जो है कनाडा के पास होना चाहिए। आप मैप में ध्यान रखिए, ये अमेरिका है, इसके ऊपर कनाडा और नीचे मैक्सिको। तो अलास्का जो है कनाडा के पास है, लेकिन इसको अलास्का को भी अमेरिका ने खरीदा था, कहाँ से, रसिया से खरीदा था। उसी तरह से ये बहुत ही कुख्यात एक जगह है ग्वांतानामो बे। ग्वांतानामो बे है, ये क्यूबा के पास है। क्यूबा कहाँ है, तो अमेरिका, नीचे मैक्सिको और उसके बाद जो कैरिबियन कंट्री आते हैं वहीं पे है क्यूबा, एक कंट्री है, वहीं पे है ये ग्वांतानामो बे। बहुत पहले जब क्यूबा में आज़ादी के लिए वहाँ आंदोलन हुआ तो अमेरिका सपोर्ट के लिए गया था और अमेरिका का एक नेवल बेस वहाँ गया था। और जब आज़ादी मिल गई और लोगों ने फिर अमेरिका को जब वापस जाने के लिए कहा तो अमेरिका बोला ऐसा कीजिए कि अगर हम अभी चल जाएंगे तो फिर से यहाँ जो है गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तो ऐसा कीजिए आप कुछ, वो जो ये ग्वांतानामो बे है जहाँ पे उसकी सेना ठहरी थी अमेरिका की, कुछ दिन के लिए ये जो है हमको लीज पर आप दे दीजिए, जब आप अस्थिर हो जाएगा क्यूबा तो फिर हम चले जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ की सरकार लीज पर दे दी अमेरिका को। लेकिन अमेरिका जो है वहाँ से अब जाने का नाम ही नहीं लेता है, खास करके तब जब वहाँ के राष्ट्रपति बने फिडेल कास्ट्रो, जो कि अमेरिका के धुर विरोधी थे। हर संभव प्रयास उन्होंने किया लेकिन फिर भी अमेरिका वहां से जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वो रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है ग्वांतानामो बे। इसके अलावे अमेरिका जितने दुर्दांत अपराधी हैं, दुर्दांत किस्म के जो आतंकवादी हैं, उनको जब पकड़ के लाता है तो यही ग्वांतानामो बे में लाता है और यहाँ टॉर्चर करता है। खास करके 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था उसके बाद से इसको फिर से, इसकी काफी आलोचना भी होता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र का मुखिया भी माना जाता है। आप लोकतांत्रिक देश होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको अभी तक रखा गया है। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो ऐसा मांग किया था और उन्होंने सहमति भी दी थी कि हम जो है ग्वांतानामो को बंद कर देंगे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने कहा बंद तो करने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने और उसकी जो है सिक्योरिटी बढ़ा करके वहाँ फंड और बढ़ा दिया और धूमधाम से अभी ये चल रहा है। उसी तरह से एक गुआम नाम का भी एक आइलैंड है, ये पैसिफिक ओशन में है, यहाँ पे भी अमेरिका का जो है बेस है, नेवल बेस है। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जो है आधिकारिक तौर पे मान्यता दे दिया। आपको पता है कि 3 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा और ये 16 दिसंबर तक चला था, मात्र 13 दिन तक।
और इसी 13 दिन के युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश आज़ाद हो गया। भारत ने बांग्लादेश को 3 दिसंबर को देखिए युद्ध शुरू हुआ और 6 दिसंबर को ही भारत ने बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दे दिया, यानी मान्यता प्रदान कर दिया गया। ये जो है इस युद्ध का अंत जो हुआ 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता जिसको कहते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई और फिर पूरी तरह से सेटलमेंट हुई। ये जो एग्री दिया गया पाकिस्तान के द्वारा मान्यता बांग्लादेश को, चूंकि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है और बांग्लादेश भी एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, तो एक मुस्लिम जितने भी कंट्री हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 57-58 कंट्री हैं। ये जितने भी विश्व के मुस्लिम बहुल कंट्री हैं और जहाँ की मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं उन लोगों का एक समूह है। और ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। तो इसी का दूसरा जो सम्मेलन है 1974 में हो रहा था 22 फरवरी को। तो जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ा और फाइनली जो है पाकिस्तान इसको मानने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है आज 1956 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद का जन्म हुआ था। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रद्धानंद, इनका क्या क्या योगदान है, इन्होंने क्या क्या किया। ये जो है इनका जन्म 22 फरवरी 1856 को हुआ था, मृत्यु 1926 को हुई थी। इनका जो ओरिजिनल नाम था महात्मा मुंशी राम था। बाद में इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करके जो है स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाने जाने लगे। ये कब घटना हुई? 1917 में। इसके अलावा आपको पता है आर्य समाज से ये जुड़े थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और 1875 से ही ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के नज़दीक हो गए, उनसे इनका जुड़ाव हो गया। लेकिन बाद में जाकर के 1902 में इनका मतभेद हो गया आर्य समाज से और इन्होंने आर्य समाज से अलग हट करके जो DAB दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो कॉन्सेप्ट था आर्य समाज का, उससे हट करके ये गुरुकुल वाला धारा में चले गए और गुरुकुल कांगड़ी की इन्होंने स्थापना की। कहाँ? हरिद्वार में। वो अभी वर्तमान में उसको गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया था, जिसको प्यूरिफिकेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, उसमें भी इन्होंने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चूंकि शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है कि जो वैसे हिंदू जिनको प्रेशर डाल के, जिनके ऊपर दबाव डाल के मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन यानी ईसाई में कन्वर्ट करा दिया गया था, उनको फिर से जो है हिंदू बना दिया जाए, इसी को कहते हैं शुद्धि आंदोलन या फिर प्यूरिफिकेशन मूवमेंट। इनका जो है इनके इसी आंदोलन के कारण बहुत जो मुस्लिम समाज में है इनके प्रति बहुत सारी घृणा फैल गई कि जो है मुस्लिमों को हिंदू बना रहा है। तो उसी के कारण अब्दुल राशिद नामक एक व्यक्ति ने इनकी 23 दिसंबर 1926 को हत्या कर दी। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। इनको द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सिंसियर चैंपियन ऑफ अनटचेबल्स थे, यानी अछूत के सबसे बड़े चैंपियन के रूप में इनको मानते थे। लेकिन वहीं पे गांधी जी को जो है इनकी कार्यशैली पसंद नहीं थी और एक बार कहा जाता है कि गांधी जी का जो मैगजीन यंग इंडिया था, यंग इंडिया में इनका आलोचना किए थे, क्योंकि गांधी जी हिंदू और मुस्लिम एकता को लेकर के चलने वाले थे। लेकिन गांधी जी को ऐसा लगता था कि स्वामी श्रद्धानंद के इस कृत्य के कारण हिंदू और मुस्लिम में वैमनस्यता फैल जाएगी। अगला जो है आज ही के दिन जन्म हुआ था किसान के सबसे बड़े नेता, सबसे प्रमुख नेता और सबसे पहले किसानों की बात को कांग्रेस के मंच पे ले जाने वाले, जिनका की नाम है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद का जन्म गाजीपुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो स्थित है गाजीपुर में हुआ था। जब ये मात्र 8-9 महीने के थे उसी समय इनकी माँ का देहांत हो गया था। तो शुरू से ही इनका जीवन बड़ा जो है
संघर्षशील रहा। 1889 में इनका जन्म हुआ था और 26 जून 1950 को इनकी मृत्यु हुई। ये इनको बुद्धिजीवी के तौर पे देखा जाता है। ये लिखते भी थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे और सबसे बड़े फार्मर वेलफेयर यानी किसान के कल्याण के लिए सोचते थे और उसके लिए किसान मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट को भी ऑर्गेनाइज किया। इन्हीं के द्वारा ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन, अखिल भारतीय किसान संघ का स्थापना किया गया और जिसका कि पहला सेशन 1936 में लखनऊ में संपन्न हुआ। इनका जन्म तो गाजीपुर में हुआ था, लेकिन इनका जो कर्म स्थली है वो पटना में बीहट के पास आकर के इन्होंने जो है अपना कुटिया बनाया और वहीं से अपना आंदोलन शुरू किया। 1920 में कांग्रेस से मिले, कांग्रेस के साथ काम किए और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो है किसानों के कल्याण के लिए काम किया। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।